नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए आज हम लोग क्लास की स्टार्टिंग करते हैं और आज है 16 मार्च। लगभग आधा महीना बीत चुका है। समय आपके पास ज्यादा अन्य परीक्षाओं के लिए नहीं है। ऐसे में हम लोग अपनी तैयारी को करते हैं स्टार्ट। और ये करंट अफेयर्स जो आपको मैं पढ़ाता हूं, ये दरअसल आपके आगामी जो भी परीक्षाएं होती हैं, आपके चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, आपकी और की परीक्षा हो, आपकी कोई वनडे एग्जाम आपको, बाकी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर्स आपके लिए उपयोगी होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट रही कि आप लोग जो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हर उस विद्यार्थी तक कि हमारा वीडियो पहुंचे जिसको एक अच्छे कंटेंट की तलाश होती है। ठीक है, आइए। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बताओ पंचायतों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और मैंने आपको इसके बारे में कल डिटेल्स में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पंचायतों में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं, निश्चित तौर पर उससे बड़े स्तर का बदलाव गांव में देखने को मिल रहा है। और एक बेहतर गांव की जो एक तरीके से सरकार का सपना है कि बेहतर रोजगार मिले, गांव में बेहतर सुविधाएं मिले, इसके लिए पंचायतों में महिलाओं का जो भागीदारी है उसको सरकार लगातार बढ़ा रही है। और ऐसे में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी लगातार सरकार कार्य कर रही है। चलिए अब आते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या है? महाराष्ट्र के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय बनाने के लिए अधिसूचना अभी हाल ही में जारी कर दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कि भाई अब सभी शैक्षणिक संस्थाओं में मराठी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा, विकल्प के तौर पर नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है। स्कूली शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने विधानसभा को सूचित करते हुए किया कि महाराष्ट्र के सभी माध्यमों और सभी प्रबंधन बोर्डों के स्कूलों में मराठी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में के लिए अधिसूचना लागू कर दी गई है। ठीक है। इस नियम का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और वही इस मुद्दे पर सदस्य हारून खान द्वारा उठाए गए एक प्रश्न का उत्तर भी दे रहे थे अपने आप पे कि भाई क्या क्या दिक्कतें इसमें आ सकती हैं। ठीक है। तो अगर कोई मराठी को एज ए पेपर नहीं पढ़ाएगा, एज ए भाषा के रूप में, तो उस पर उचित दंडात्मक कार्रवाई जो है की जाएगी। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार शिक्षा का माध्यम या प्रबंधन बोर्ड कोई भी हो, मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य है। ये जो अधिसूचना थी उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का पालन करने वाले विद्यालयों में भी मराठी को द्वितीय भाषा या तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में मराठी को हटाया नहीं जा सकता है। आप कुछ भी करें, आपके यहां का लेवल किसी प्रकार का हो, आप मराठी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आपको मराठी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना पड़ेगा, चाहे आप उसे द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाएं या फिर तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाएं, लेकिन आपको मराठी से आपको भागना नहीं पड़ेगा, भागना नहीं होगा। आप मराठी को पढ़ाएंगे किसी भी कीमत पर। ठीक है। चलिए, तो अब इसी पर आपके सामने प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। ठीक है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में किस भाषा को अनिवार्य विषय बनाया गया है? नंबर 1 ऑप्शन हिंदी है, बी अंग्रेजी है, सी मराठी है, या फिर डी आपका संस्कृत है। कौन सी लैंग्वेज है? जरा हमको आप बताइए जल्दी से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा उत्तर क्या? आपका मराठी लैंग्वेज को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जोन्स एंटोनियो कास्ट तटीय शहर वालपराइसो में नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग में हुए एक औपचारिक समारोह में चिली के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। ठीक है। तो किसने ली है शपथ? जोन्स, ठीक है, ने सुख जोन्स जो है, जो जोन्स एंटोनियो है, एंटोनियो कास्ट, ठीक है, इनको जो है चिली का राष्ट्रपति के रूप में इनको भी जो है क्या किया गया है? नियुक्त किया गया। तो ये जो है इनका नाम आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। और पीएम मोदी ने इनको चिली का प्रेसिडेंट बनाए जाने के लिए बधाई दी है। ठीक है। जोन्स एंटोनियो कास्ट तटीय शहर वालपराइसो में नेशनल कांग्रेस बिल्डिंग में हुए एक औपचारिक समारोह में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होकर के शपथ ग्रहण किया अपने आप पे। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति कौन है? गैब्रियल बोरिक ने। क्या जो इसके पहले राष्ट्रपति थे कौन थे? तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि चिली के पूर्व राष्ट्रपति कौन थे, तो आप कहेंगे गैब्रियल बोरिक ने। तो इन्होंने गैब्रियल बोरिक ने समारोह में हिस्सा लिया और अपने उत्तराधिकारी को
पियोचा डे ओहुंग से सौंपा। या चिली के राष्ट्रपति पद के अधिकार का प्रतीक और एक पारंपरिक प्रतीक है। क्या? ये जो आप यहां पर नाम देख पा रहे होंगे। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब चिली चूंकि चर्चाओं में है तो चिली के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक दिन मैंने चिली के बारे में आपको बताया भी था। ठीक है, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे चिली किस प्रकार से है ये। ठीक है, चिली के बारे में सामान्य परिचय। देश चिली, स्थान क्या है? दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप के पश्चिमी तट पर है अपने आप पे। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। राजधानी से क्या है? सैंटियागो है। ये यहां पर आप इसको देख पा रहे होंगे, ये है अपने आप पे सैंटियागो, और ये है आपका चिली आपका। ठीक है, मुद्रा चिली पेसो है। आधिकारिक भाषा यहाँ की स्पेनिश है। सरकार का प्रकार क्या है? राष्ट्रपति प्रणाली वाला गणराज्य है अपने आप पे चिली। बाकी यहाँ इसके आसपास आप पेरू, बोलिविया, ठीक है, अर्जेंटीना, इधर आपका पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है। आप ये इधर देख पा रहे होंगे, सुदूर यहाँ पर आपका अटलांटिक ओशियन दिखाई दे रहा होगा आपका। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली इसका मैप दिखाई दे। ठीक है, मैप में आप लोग चीजों को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये देखिए दिखाई दे रहा है आप लोग को। ठीक है, तो ये आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, ये देखिए आप। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना आपको? ये आपका उरुग्वे हो गया, इधर आपका पराग्वे हो गया, ये चिली है, ये इस्टांगियो इसकी राजधानी होगी। और इधर अगर देखें तो पैसिफिक ओशियन आपको दिखाई देगा, ये पैसिफिक ओशियन हो गया अपने आप पे, है ना। और इधर आपका पेरू और बोलाविया वगैरह हो गया आपका। ठीक है, यहां पर आपको इधर अटलांटिक ओशियन आपको यहां पर इधर दिखाई दे रहा होगा, इसी से लगा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, अगर हम इसके ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो चिली एक लंबा और सकरा देश है अपने आप पे। वो मैंने आपको बता ही दिया। बता क्या दिया? ये आप यहां पर देख ही पा रहे होंगे, मैंने बता ही दिया। देखो सकरा लंबा देश है, ये देखो, है ना। ऐसा नहीं है, देखो जैसे भारत है, भारत का शेप कुछ इस प्रकार से है, बाकी अलग कंट्री का, लेकिन इसका शेप आप देखेंगे ये लंबा है अपने आप पे। ये देखो, ये क्या है? अपने आप पे लंबा है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको? ये पूरे कुछ इस प्रकार से कंजेस्टेड अपने सकरा है अपने आप पे, कुछ इस प्रकार की कंट्री अपने आप पे है। ठीक है, चलिए दूसरा, इसके पूर्व में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। ये अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां से प्रश्न बन सकता है कि भाई इसके पूर्व में क्या स्थित है, तो आप कहेंगे एंडीज पर्वत। और एंडीज पर्वत के बारे में आप जानते होंगे, लगातार कई बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल, ठीक है, ये जो अपने आप में है, ये दुनिया के सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक के रूप में जानते हैं हम। तो अटाकामा मरुस्थल के बारे में प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में। दक्षिणी भाग में आप में ग्लेशियर, झीलें और कई द्वीप इसमें पाए जाते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें अलग से। ठीक है, तो इनको नोट कर लीजिएगा आप लोग, याद रहेगा पॉइंट, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब इसी पर जो है प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, उसकी अर्थव्यवस्था भी, चिली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से खनिज संसाधनों पर निर्भर होती है और यह देश तांबे का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक भी माना जाता है। तो ये फाइल ऑफ फैक्ट भी आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, दूसरा, कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन भी यहाँ की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण जो साधन है अपने आप में। विशेष तथ्यों की अगर बात करें तो चिली की लंबाई लगभग 4300 किलोमीटर, 4300 किलोमीटर है, जो लेकिन चौड़ाई बहुत कम है, क्योंकि लंबे सकरे रूप में है ना, ऐसे है ना, ऐसे है। तो लंबाई कितनी है इसकी? लंबाई की अगर बात करें तो ये कितनी है? लंबाई इसकी 4300 किलोमीटर है ना, 4300 किलोमीटर अपने आप पे। ठीक है, लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है ये क्या है, बहुत कम है अपने आप पे। सकरा है ना, ये इस प्रकार से है, ये है अपने आप पे, इस प्रकार से है ये। ठीक है, चलिए, यह देश भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। ठीक है, दूसरा, चिली का ईस्टर द्वीप अपनी रहस्यमय पत्थर की विशाल मूर्तियों के लिए भी जाना जाता है। तो ये कुछ इसके फैक्ट थे जो आपको जानने जरूरी थे। ठीक है, चलिए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने बन जाएगा। चलो बताओ, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति आदि पर प्रश्न बनता है। हाल फिलहाल में किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं, नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो जब भी कोई देश आप पढ़िए तो उसकी संसद का नाम क्या है, उस देश की संसद का नाम क्या है, वहां के पीएम या राष्ट्रपति कौन है, ठीक है, वहां की मुद्रा क्या है, वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां पर कौन सा खाद्यान्न प्रमुख रूप से पाया जाता है, किस स्थान में वो प्रथम देश के रूप में है। तो ऐसी चीजें आपको पढ़नी चाहिए। तो चूंकि चिली चर्चाओं में है तो चिली के बारे में सारी जानकारी आप लोग इकट्ठा करके नोट कर लीजिएगा। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप गूगल पर डालिए, आप वर्ड फाइल खोल लीजिए, गूगल डॉक्स खोल लीजिए, गूगल से आप कॉपी कीजिए, वहां पर पेस्ट कर लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए और नोट्स बना लीजिए अपने। कितनी आसान काम है, लेकिन आप नहीं करते हैं, ऐसा करना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो जाएगा अपने आप पे, कौन से नए राष्ट्रपति बने हैं? एक है नंबर 1 ऑप्शन गैब्रियल बोरिक, जोन्स एंटोनियो कास्ट, सी सेबास्टियन पिनेरा और डी है मिशेल
बास्लेट। तो अब देखो क्या हो जाएगा उत्तर, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला नहीं, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं ये, ठीक है, ये नहीं है। अब कौन राष्ट्रपति हैं, ये बी वाले, तो ये नहीं होगा, ये होगा। तो बी इज द राइट आंसर। जोन्स एंटोनियो कास्ट जो है अभी वर्तमान में नए राष्ट्रपति जो है चिली के चुने गए हैं। तो बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं, आसान है। चलिए, नींद से जाग जाइए भैया, ठीक है, नहीं तो जीवन क्या हो जाएगा, जीवन गुलगप्पा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जागिए और आराम से पढ़ने का प्रयास कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए, समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम के कॉट सेकंड का डेमो सफलतापूर्वक अभी हाल ही में आयोजित किया गया है, यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स, सी डॉट इसको बोलते हैं, जानते होंगे, सुना होगा शायद नाम आप लोगों ने, क्या, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स यानी कि सी डॉट, जो कि दूरसंचार विभाग के तहत एक क्या है, स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। कौन, ये जो आप सी डॉट है। आप पे परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा कि सी डॉट क्या है, ये किसके साथ संबंध है, तो क्या है ये दूरसंचार डिपार्टमेंट जो है उसके तहत एक स्वायत्त दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास संस्थान है, सी डॉट, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स। इसने 12 मार्च 2026 को नई दिल्ली के NBCC कन्वेंशन हॉल में समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम के जो है कॉट सेकंड का डेमो डे सफलतापूर्वक आयोजित किया। मार्च 2025 में शुरू किया गया यह समर्थ कार्यक्रम दूरसंचार और ICT क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए एक अत्याधुनिक इंक्यूबेशन पहल है अपने आप में। इसे 2-6 महीने के कोहार्ट में संचालित किया गया है, जिसमें प्रत्येक कोहार्ट में 18 स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है। इस प्रकार इस पहल के तहत कुल 36 स्टार्टअप्स को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया है इस समर्थ योजना के अंतर्गत, सी डॉट के द्वारा, जो कि आयोजित किया गया है, ठीक है। इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को टेलीकॉम एप्लीकेशंस, ठीक है, साइबर सुरक्षा, 5G 6G तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, इसके अलावा IoT और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नवाचार करने के लिए क्या किया गया है, प्रोत्साहित किया गया है। यानी कि नए स्टार्टअप्स को इसमें क्या होगा, फायदे मिलेगा। अच्छा, एक शब्द इसमें आ गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी। क्या, क्वांटम टेक्नोलॉजी, है ना, ये बड़ा चर्चाओं में रहता है। क्वांटम टेक्नोलॉजी हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपने आप में खूब चर्चाओं में रहता है, और इसको आप लोग क्या करिएगा, अलग से नोट कर लीजिएगा। क्वांटम प्रौद्योगिकी अपने आप में, क्वांटम टेक्नोलॉजी बड़ा चर्चाओं में रहता है। क्वांटम फिजिक्स पढ़ा होगा आपने संभवतः 12th वगैरह में ना, या BSc वगैरह में। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी को आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI और TI को साझेदार बनाया गया इसमें, ये खास बात है। अब आपसे पूछ लेगा कि इस कार्यक्रम के लिए कौन से साझेदार हैं, तो आप इसका नाम बता दीजिएगा। चयनित स्टार्टअप्स को प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान भी पूरी तरीके से सुसज्जित कार्यालय स्थान और दिल्ली व बेंगलुरु स्थित सी डॉट परिसरों में अत्याधुनिक लैब सुविधाओं तक पहुंच भी इसमें प्रदान की गई है। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी है, एक एक करके ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। चलिए, इसके अलावा सी डॉट वैज्ञानिकों द्वारा विशेषज्ञ मार्गदर्शन तथा उद्योग विशेषज्ञों के साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, वित्तीय प्रबंधन, गो टू मार्केट रणनीति, कानूनी एवं IP पहलुओं और फंड रेजिंग जैसे विषयों पर विशेष सत्र भी इसमें क्या किए गए हैं, आयोजित किए गए। तो ये सारी बातें क्या करनी है आपको, एक एक करके याद रखनी, ठीक है। अब इसी पर आपके सामने क्या बन जाएगा, प्रश्न बन जाएगा। चलिए बताइए आप लोग। समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित प्रत्येक स्टार्टअप्स को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, तो 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या फिर 10 लाख रुपए। बताइएगा इस समर्थ कार्यक्रम के अंतर्गत स्टार्टअप्स को कितने रुपए की धनराशि दी जाती है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया है, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, इसका ऑप्शन हो जाएगा बॉस 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना, इस 5 लाख रुपए। अच्छा, मुझे कमेंट करके आप लोग बताओ कि स्टार्टअप योजना जो थी सरकार की, उस स्टार्टअप योजना की शुरुआत कब की गई थी, बताइए। ये जो स्टार्टअप योजना है STAR, ठीक है, TUP, स्टार्टअप पॉलिसी जो थी, इसकी शुरुआत जो है सरकार ने कब की थी, मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइएगा। स्टार्टअप पॉलिसी की शुरुआत कब की गई थी, ठीक है। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए, लोकसभा ने 2025-26 के लिए पूरक अनुदानों को मंजूरी दे दी है। पूरक अनुदान क्या होते हैं, संभवतः सभी लोग को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी आगे हम देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। और पूरक अनुदानों पर प्रश्न आप एग्जाम में बनता है,
ठीक है। पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी जो भी होती है ना, अविश्वास प्रस्ताव हो गया, पूरक अनुदान हो गया अपने आप पे, ठीक है, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो चर्चाओं में रहती हैं, तो उससे प्रश्न बनते हैं आप एग्जाम में, ठीक है। तो अभी हाल ही में सरकार ने लोकसभा ने वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदान को मंजूरी दे दी। किसने दिया है? लोकसभा ने। इसके अंतर्गत सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए से अधिक के सकल अतिरिक्त व्यय की मांग की थी। अतिरिक्त खर्च की मंजूरी मुख्य रूप से उर्वरक, खाद्य सब्सिडी और रक्षा सेवाओं पर बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए मांगी गई थी। एक्स्ट्रा पैसा मांगा था बजट के अलावा, है ना, ठीक। पूरक अनुदानों में 61 मांगे शामिल टोटल। लोकसभा ने 13 मार्च को विनियोग विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया, ठीक है। अब विनियोग विधेयक क्या होता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है। विनियोग विधेयक क्यों पारित किया जाता है, इसका उत्तर आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मैं आपको टास्क देता हूं। क्या मैं चाहूं तो बता दूंगा, लेकिन नहीं बताऊंगा। क्यों? देखिए, जब आप खुद से पढ़ेंगे तब आपको दिमाग लगाना। आप विनियोग विधेयक खुद से पढ़ेंगे तो हो सकता है 2-4 पॉइंट और आपके समझ में आ जाए। इसलिए ये मैं आपको होमवर्क देता हूं कि विनियोग विधेयक को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, टास्क नंबर 1 है, आज का होमवर्क है, इसको पढ़ना है आपको, है ना, किसी भी रूप में। चलिए, यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करता है। कौन? यही विधेयक क्या कह रहा है कि यह 2025-26 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से, क्या, भारत की संचित निधि से कुछ अतिरिक्त राशियों के भुगतान और विनियोजन को अधिकृत करता है। जहां पर अतिरिक्त पैसा चाहिए होता है, बजट में तो पैसा पास किया जाता है नो डाउट, लेकिन अतिरिक्त पैसे की जब डिमांड होती है तो विनियोग विधेयक को पारित किया जाता है। विनियोग विधेयक किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है और इसके क्या कुछ प्रावधान है, क्या क्या राइट सरकार को मिले हैं इसके लिए, ये सब डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा प्लीज विनियोग विधेयक को, ठीक है ना। चलिए, क्या है पूरक अनुदान, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होता है? तो पूरक अनुदान वह अतिरिक्त धनराशि होती है। क्या? पूरक अनुदान यानी कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वह अतिरिक्त धनराशि होती है जिसे सरकार तब मांगती है जब किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी मंत्रालय या विभाग के लिए स्वीकृत बजट पर्याप्त नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार संसद से अतिरिक्त राशि की स्वीकृति प्राप्त करती है, जिसे पूरक अनुदान कहा जाता है। माना कि कोई एक्स नाम की योजना है, ठीक है, उस योजना के लिए माना कि 10 लाख करोड़ रुपए का जो है प्रावधान किया गया था, 10 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों से इस एक्स नाम की योजना के लिए माना कि 10 लाख करोड़ रुपए कम पड़ गए। इसने कहा कि हमको 2 लाख करोड़ रुपया और चाहिए हमको। किसी अन्य सरकारी योजना में भी ऐसे ही डिमांड हुई, तो ये जो अलग से जो पैसा चाहिए होता है, इसी पैसे को अलग से प्राप्त करने के लिए जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की डिमांड की जाती है, और उसके लिए लोकसभा ने अभी इसको क्या किया है, पारित कर दिया है। ठीक है भैया, ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा ग्रांट्स दे देते हैं। जैसे आपके पापा ने आपको पैसा डाला आपके खर्चे के लिए, अब उस महीने अब आपने पैसा तो डाल दिया 5,000 रुपया महीना आपके, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप रह गई, अब किताबों की आवश्यकता पड़ गई, किताब के पैसा तो है ही नहीं आपके पास, 5,000 डाले थे, खाना पीने का पैसा आपके पास हो गया, सब कुछ निकल गया, लेकिन आवश्यकता आपको और है, काम नहीं चलेगा आपका महीने के बाद। तो आपने पापा से क्या कहा, पापा आप सोर्स किससे लगाते हो, सोर्स लगाते हो मम्मी से, मम्मी जो है क्या कहते हैं पैसा कम पड़ गया, तो मम्मी फिर कहती है किससे, पापा से, अरे बेटा को तो ऐसा ऐसा चाहिए था। आप सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की डिमांड करते हैं मम्मी से, अरे मम्मी प्लीज कह दो ना, है ना। तो सरकार से जब हम डिमांड करते हैं कि भैया हमको पैसा इतना चाहिए, तो उसके लिए जो है लोकसभा में विनियोग विधेयक और पूरक अनुदान मांगे जो मांगे होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है इस सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के अंतर्गत। ठीक है, चलिए समझ आ गया। चलिए, जब बजट में स्वीकृत राशि जब बजट में स्वीकृत राशि किसी कार्य या योजना के लिए कम पड़ जाती है, तब अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है, उसके लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दिया जाता है। या अतिरिक्त धन संसद की मंजूरी से ही दिया जाता है, ऐसे नहीं कि ऐसे दिया जाएगा, मंजूरी होगी, ठीक है, मंजूरी मिलेगी तब दिया जाएगा। पूरक अनुदान को भी विनियोग विधेयक के माध्यम से पारित किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स है इसको किसके माध्यम से पूरा किया जाएगा, इसको विनियोग विधेयक के माध्यम से, किसके माध्यम से, विनियोग विधेयक के माध्यम से इसको जो है हम लोग क्या करते, पारित करते हैं। ठीक है, चलिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स ऐसे ही नहीं दिया जाएगा, विनियोग विधेयक के माध्यम से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स को दिया जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया सामान्यतः वित्तीय वर्ष के बीच में होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है, अभी क्या चला, अभी 13 मार्च को इसको किया गया है, तो फाइनेंशियल ईयर तो चल ही रहा है हमारा, इसी वित्तीय वर्ष में इसको पारित किया गया। ठीक है, ताकि आगे हम इस योजना को आगे बढ़ा सकें। चलिए, संवैधानिक प्रावधान,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 में पूरक, अतिरिक्त और अधिक अनुदानों का प्रावधान जो है किया गया। तो ये आर्टिकल क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रहेगा पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, चलिए बताइए, पूरक अनुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115 या फिर अनुच्छेद 123? क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, अनुच्छेद 115 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026, एक अभी हाल में एक रिपोर्ट पास हुई है जिसको क्या कहते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। क्या? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 जो है एक रिपोर्ट जारी की है। किसने? किस संस्था ने? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट 2026 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट में जो है भारत की क्लाइमेट चेंज आदि को लेकर के, प्रदूषण आदि को लेकर के कई सारी बातें कही गई हैं। वो बातें क्या हैं, आइए देखते हैं आगे। यह रिपोर्ट दरअसल हर जो है 1982 से, यानी कि प्रतिवर्ष जो है 1982 से जो है जारी किया था, लगभग 1982 ठीक है 1982 से इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। हर साल पर ईयर जारी की जाती है और इसमें भारत में बाढ़, क्या? बाढ़, अत्यधिक मौसम की घटनाओं, वन्य जीवों के व्यवहार और वायु प्रदूषण की समीक्षा की जाती है। यानी कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ कुछ होते हैं उनको लेकर के इसमें बातें कही जाती हैं। और रिपोर्ट इस बार चेतावनी दे रही है कि वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल टेंपरेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है, जिससे पता चलता है कि दुनिया एक क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट यानी कि जलवायु परिवर्तन के निर्णायक मोड़ के करीब पहुंच चुकी है। अपने आप पे बड़े स्तर का ग्लोबल वार्मिंग आपको देखने को मिल रहा होगा, जिसके पीछे कई सारे कारण आप जिम्मेदार हैं अपने आप पे। ठीक है, तो ये रिपोर्ट इसमें कुछ बातों को लेकर के खुलासा कर रही है। ठीक है, चलिए 2025 में 99% दिनों में अत्यधिक मौसम की घटनाएं हुई, जिसमें से 4,419 लोगों की मौत हो गई है और 17.41 मिलियन हेक्टेयर फसलों को नुकसान पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक मौसम वाले दिनों की संख्या सबसे ज्यादा रही है। रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि अब आपदा राहत से हट करके जलवायु अनुकूल योजना और बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ने की जरूरत है। आपदा प्रबंधन तो आप करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपदा प्रबंधन आप कीजिए, लेकिन रिपोर्ट कह रही है कि बॉस आप आपदा प्रबंधन के से हट करके आप क्या काम करिए। अब आप जो काम करेंगे वो क्या काम करेंगे, जलवायु अनुकूल योजना बनाइए। क्या? जलवायु, ठीक है, अनुकूल योजना, जलवायु अनुकूल योजना आपको क्या करनी है, बनानी है। क्यों? जब जलवायु अनुकूल योजना बनेगी तो क्या होगा, उससे नुकसान कम होगा। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारी क्रॉप्स जो होती है, जो खेतों में लगाई जाती हैं, वो कुछ ऐसी क्रॉप्स बना या कुछ ऐसे सीड्स, कुछ ऐसे बीज का निर्माण किया जा रहा है। क्यों? कुछ ऐसे बीज का निर्माण किया जा रहा है जो बीज क्या हो, अपने आप में क्लाइमेट चेंज से क्या हो, रेजिस्टेंस हो। CLIMATE, क्लाइमेट चेंज, यानी कि जिन पर क्या हो, जलवायु परिवर्तन का असर ना पड़े, ऐसे प्रकार के बीज का विकास जो है अभी हमारे वैज्ञानिक जो है क्या कर रहे हैं। तो अब यह ना रहे कि भैया मौसम परिवर्तन से हम ये ऐसे से निपटे, नहीं, अब क्या काम हो रहा है, अब इसी पर काम हो रहा है। किस पर? जलवायु अनुकूल योजना। जैसे भूकंप एक बात है, अब भूकंप आ जाए उसके बाद आप आपदा को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन करें, नहीं, पहले ही काम प्रयास करिए कि भूकंप वाले घर ऐसे बन जाएं कि जिससे वो गिरे ही ना, कोई दिक्कत ही ना हो अपने आप पे। उसी प्रकार से अब हमें क्या करना है, आपदा प्रबंधन से ज्यादा जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से अब जिस प्रकार का असर हमें नकारात्मक दिखाई दे रहा था खेती में, उसके लिए हमने क्या किया, जो क्लाइमेट चेंज से जो दिक्कत किसी को ना हो उस प्रकार के बीजों का हम विकास कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमें बड़े स्तर पर इसी प्रकार का विकास करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये अभी सरकार इस पर काम कर रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब बन जाएगा प्रश्न आपके सामने इसी प्रकार, इसी पर एक, ठीक है, किस संगठन ने यानी कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट 2026 रिपोर्ट जारी की है? ए ऑप्शन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, बी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, सी
नीति आयोग, डी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इसको बोलते हैं यूएनईपी। यूएनईपी क्या हो जाएगा? अभी हमने आपको बताया था कि क्या होगा इसका उत्तर, बताओ। सिंपल सी बात है, इस रिपोर्ट को भी किसने जारी किया है? अभी हमने आपको बताया था, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, इसी ने इस रिपोर्ट को जारी किया। अच्छा, अब इसमें 3 विकल्प आपके सामने और हैं। एक है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नीति आयोग, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी। अब इन तीनों के बारे में भी आप लोग अलग से पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों के बारे में आपके एग्जाम में प्रश्न यहां से क्या होता है, बनता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में प्रश्न बनता है, नीति आयोग के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में अक्सर प्रश्न बनता है। इसलिए तीनों संगठनों के बारे में आज ही आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। देखो भाई, ऐसी एक बात मैं कह रहा हूं, मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं कि जितना मैं टास्क आपको दिया करूं और जो बातें मैं कहा करूं उसको कर लिया करिए आप। ऐसा करने पर बहुत बड़े स्तर का फायदा आपको मिलेगा। करंट के साथ में बड़े स्तर की तैयारी हो जाएगी और कोई चीज आपकी छूटेगी नहीं। करंट को पढ़ने का तरीका यही होता है, ये नहीं कि बस वन लाइनर पढ़ करके निकल गए, नहीं, क्या क्या आप उसमें और ऐड ऑन कर सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं, ये चीजें आपको जाननी होती है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में अलग से पढ़ लीजिएगा। ये आपको टास्क नंबर आपका क्या है, 2 है। होमवर्क क्या है आपका, 2 है। ये होमवर्क है आपके लिए। अभी ऑनलाइन कोई क्लास में आपको कोई होमवर्क नहीं देता होगा, मैं देता हूं, क्योंकि आपकी होमवर्क करने की हैबिट छूट गई है बचपन में। बचपन में आप याद करें अपने दिनों में, हाई स्कूल में आप कितना पढ़ते थे, बोर्ड के एग्जाम में, इंटर में कितना पढ़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उच्च कक्षाओं में पहुंचते चले गए वैसे वैसे आपने अपने पढ़ाई के स्तर को क्या किया, डाउन करना शुरू कर दिया। पहले आप 10-11 बजे सो जाते थे, अब सोते हैं क्या? अब तो सुबह सोते हैं तो उठते दोपहर में सोते हैं, उठते हैं। नहीं करना ऐसा काम, ठीक है? अपनी चीजों को सही करिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल, PRMS हम बोलते हैं, इसका इस्तेमाल अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने किया है अपने आप पे, ईरान के संघर्ष के दौरान किया है अपने आप पे। ये एक प्री गाइडेड मिसाइल होती है अपने आप पे और बड़े स्तर का नुकसान करती है अपने आप पे। इसका अभी इस्तेमाल हाल ही में यूनाइटेड इसके द्वारा स्टेट के द्वारा किया गया है। यानी कि ये जो प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल का इस्तेमाल अभी हाल ही में यूनाइटेड स्टेट द्वारा पहली बार ईरान के साथ संघर्ष के दौरान यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के अभियानों में किया गया, पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया है। या एक सतह से सतह यानी कि सरफेस टू सरफेस पर मार करने वाली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे लंबी दूरी के लक्ष्यों पर बहुत ज्यादा सटीकता के साथ हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में आप इसको मार सकते हैं और पहली बार इसका उपयोग जो है यूनाइटेड स्टेट ने किया है, ईरान के संघर्ष के दौरान किया है। ठीक है, इसलिए चर्चाओं में है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, अब सीधे पूछ लेगा कि ये मिसाइल किसकी है, आप बताइएगा यूनाइटेड स्टेट की है। ठीक है, चलिए, यह मिसाइल मुख्य रूप से यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी के लिए, ठीक है, ये लॉक्हीड मैरिटाइम द्वारा विकसित की गई है, जो एक प्रमुख यूनाइटेड स्टेट एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसमें एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर और मॉड्यूलर डिजाइन है, जिससे इसे अपग्रेड किया जा सकता है और नई तकनीकों के साथ में इसको एकीकृत किया सकता है। यानी कि इसको हम अपडेट कर सकते हैं आगे, ऐसा नहीं कि बस एक बार बन गए तो बन गए, नहीं, आगे फ्यूचर के लिए हम इसको अपडेट करते रहेंगे, है ना, नए फीचर्स को लाते रहेंगे। चलिए, अब बताइए प्रश्न आप लोग इस पर। बाकी ईरान और उस पर मैंने एक आर्टिकल बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। चलिए, प्रिसिशन स्ट्राइक मिसाइल, ठीक है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है? चाइना, ईरान, इजराइल या फिर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा? अभी हमने बताया आपको, है ना, प्रश्न आपका इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको देख सकते हैं आप लोग, है ना। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, लो टेम्परेचर थर्मल डेस्टिनेशन LTTD कार्यक्रम, यह भी चर्चाओं में रहा है। तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री ने अभी हाल ही में लक्षद्वीप के कवरत्ती में, कहां पर? लक्षद्वीप के कवरत्ती में, ठीक है, स्थित लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन प्लांट का क्या किया है, दौरा किया, ताकि अलवणीकरण सुविधाओं की समीक्षा की जा सके। लो टेम्परेचर थर्मल डिस्टिलेशन एक ऐसी तकनीक है जो क्या करती है, समुद्री जल में, क्या, जो सी वाटर होता है, उस समुद्री जल में तापमान के अंतर का उपयोग करके समुद्री जल को पीने के योग्य पानी में क्या करती है, बदल देती है अपने आप। एक बड़ी टेक्नोलॉजी है, आप जानते होंगे। इसी टेक्नोलॉजी को लेकर के, मतलब
खारे पानी को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, साल्ट वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इजराइल के साथ में समझौता ज्ञापन पर साइन कर रखा है। पता है आप लोग को? इसके अलावा इरिगेशन सिस्टम के लिए, नए प्रकार के तकनीक के लिए हमने इजराइल से बड़े संबंध स्थापित कर रखे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इस परियोजना को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। LTTD प्लांट लक्षद्वीप के 8 द्वीपों पर संचालित है, जिनमें कवरत्ती, मिनिकॉय, अगात्ती और कल्पेनी शामिल हैं। ये प्लांट पूरे वर्ष पीने के पानी की आपूर्ति को क्या करते हैं? बेहतर बनाते हैं। आप जानते होंगे जल संकट अपने आप पे एक बड़ी समस्या है, इसको दूर करने के लगातार सरकार काम कर रही है और इसके लिए हमने इजराइल के साथ कई अहम समझौता ज्ञापनों पर साइन कर रखा है। ठीक है, चलिए प्रश्न आपके सामने आ गया। लो टेम्परेचर थर्मल डिसलिनेशन कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा लागू किया गया है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा, या फिर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? DRDO बोलते हैं। DRDO बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसरो। इसरो। इसरो क्या हो जाएगा? ये बी होगा क्या? बी होगा कि सी होगा? बी होना चाहिए, है ना? बी, बिल्कुल सही बात है। ये होगा इसके अंदर क्या? बी, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा। ठीक है, अब बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसरो के बारे में पढ़ लीजिएगा, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के बारे में पढ़ लीजिएगा और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में पढ़ लीजिएगा। ये तीनों संगठन भी आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी हैं, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष हैं, कब इसको बनाया गया और इसके बाकी अन्य चीजें जो है पढ़ लीजिए। तो ये ठीक है, यानी कि एक ये वाला, ये दूसरा और तीसरा, ये तीनों भी आपको पढ़ना है। टास्क नंबर 3 आपको मैं देता हूं, होमवर्क देता हूं, इसके बारे में आज ही पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में आप लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखो, आप इतना काम करिए, फिर देखिए नॉलेज में आप कितना इनहांसमेंट होता है। बहुत बड़ा स्तर का आपको फायदा मिलेगा। आप बस करते जाइए जो मैं करता रहता हूं। मैं कहता हूं कि 15 दिन आप लगातार मेरा करंट अफेयर्स देख लीजिए और फिर देखिए कि आप कहां से कहां तक जाते हैं। अर्थ से जो है फर्श से अस्थ पहुंच जाएंगे आप, है नहीं? चलिए, मम्स रोग आप जानते हो चर्चाओं में रहता है ना? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में, ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारियों ने भी हाल ही में मम्स, बड़ा कॉमन डिजीज है, आप जानते होंगे, एक वायरल संक्रामक वायरल रोग होता है अपने आप में, और इंडिया में भी मम्स के जो है केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी हाल ही में चर्चा में रहा है कि ये मम्स जो है बड़ी तेजी के साथ जो है फैल रहा है अपने आप में। ठीक है, तो अभी संयुक्त राज्य अमेरिका के मैरीलैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों ने हाल ही में मम्स के मामलों में वृद्धि की सूचना दी और एक स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया। मम्स क्या है? एक संक्रामक वायरल रोग है जो मम्स वायरस के कारण होता है। किसके कारण? मम्स वायरस के कारण होता है। अब जो लोग HCO का एग्जाम दे रहे होंगे उनके लिए प्रश्न क्या हो जाएगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या बाकी एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये वायरस पैरामिक्सो वायरस जो समूह से संबंधित है। तो ये फैक्ट क्या इंपॉर्टेंट? यह रोग मुख्य रूप से कानों और जबड़े के पास स्थित पेरिटेड लार ग्रंथियों में दर्दनाक सूजन, ये पेरोटाइटिस का कारण बन जाता है अपने आप पे। तो मम्स के बारे में और ज्यादा डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा, चर्चा में रहता है अक्सर और आप एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, मनुष्य ही इस वायरस के एकमात्र वाहक होते हैं, होस्ट होते हैं, और यह वायरस छींकने, खांसने, क्योंकि वायरल है ना इसलिए छींकने, खांसने, निकलने वाली श्वसन बूंदों या संक्रमित लार के संपर्क में आने से फैलता है। इसका कोई विशिष्ट उपचार उपलब्ध नहीं है और दवाएं मुख्य रूप से लक्षणों से राहत प्रदान करती हैं अपने आप पे, बस इतना फायदा होता है। ठीक है, चलिए अब बताइए आप लोग प्रश्न। जितने भी डिजीज होते हैं भाई उनको आप लोग जरूर पढ़ा करिए, वहां से बहुत प्रश्न बनते हैं। DISEASE डिजीज, ठीक है, उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, और उनकी क्या क्या मेडिसिन होती हैं, उनके कौन कौन से बैक्टीरिया या कौन कौन से वायरस होते हैं, सरकार ने क्या लक्ष्य रखा है इसको खत्म करने के लिए, ये सब पढ़ लिया करिए आप लोग। ठीक है, अब आप बताइए, मम्स रोग जो हाल ही में खबरों में रहा था या देखा गया था, किस कारक के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, फंगल के कारण या प्रोटोजोआ के कारण। यानी कि ये बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है, अपने आप में वायरस से होता है या फंगस से होता है या फिर प्रोटोजोन से होता है, तो ये होता है आपका वायरस से, यानी कि ये वायरल डिजीज है अपने आप में। और ध्यान दीजिएगा कि अब आपको क्या काम करना है, जितने भी बैक्टीरिया से फैलने बीमारियां उनको पढ़ लीजिएगा, जो भी फंगल डिजीज होती हैं उनको पढ़ लीजिएगा, और जो प्रोटोजोआ से होती हैं उन डिजीज को पढ़ लीजिएगा। इससे आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और लूसेंट वाली किताब में इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। आप आराम से चाहें तो
लूसेंट वाली किताब से आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि बताओ ओजोन परत मुख्य रूप से वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, जिसको क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। समताप मंडल, इसको स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल यानी इसको मेसोस्फीयर बोलते हैं। और आयनो मंडल, जिसको हम लोग आयनोस्फीयर बोलते हैं। इन तीनों में, चारों में से किस परत में जो है आपकी O3 यानी कि ओजोन की परत पाई जाती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बताइएगा। लेकिन जो लोग परीक्षा में नए होंगे उनके लिए आसान नहीं होगा, बाकी तो आसान प्रश्न है, आप लोग इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं। ये क्या होते हैं? ऊर्जा संकट और पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में इनके महत्व की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार जो परीक्षा अभी 2025 की मेंस की होने वाली है 29 मार्च से, उसमें प्रश्न आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए इसको आपको लिखना होगा, तो आप लिख करके हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ गया नेक्स्ट। हॉर्मुज जल संधि का सामरिक तथा आर्थिक महत्व क्या है? वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसके महत्व का विश्लेषण कीजिए। कल यह प्रश्न मैंने आपको दिया था। अब अगर आप लोगों ने पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप देख लीजिए। स्ट्रेट हॉर्मुज, ठीक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्गों में से एक है। या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी तथा आगे जो है आपको अरब सागर से जोड़ेगा। इसको हिंद हटा दिए, मेन आपको अरब सागर से जोड़ेगा। ठीक है, यह जल संधि वैश्विक ऊर्जा व्यापार तथा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप जानते हो कि भारत का मोस्टली जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस होता है वो इसी से आता है, और इसमें अभी बाधा उत्पन्न होने से क्या हुआ, आपके यहां पर एलपीजी संकट आदि दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैंने इसके सामरिक महत्व के बारे में बता दिया मैंने आपको। ठीक है, इसके बाद इसका आर्थिक महत्व क्या है ये बता दिया। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में इसका क्या महत्व है ये बता दिया मैंने आपको। और निष्कर्षतः इस प्रकार हॉर्मुज जल संधि न केवल वैश्विक ऊर्जा व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिरता के लिए भी अत्यंत रणनीतिक महत्व रखती है। इसलिए इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षित समुद्री मार्ग बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। ईरान ने कहा भाई हम तो बंद कर देंगे, जाओ, है ना। तो इसको एक मैंने आर्टिकल के साथ में समझाया था, और सैटरडे को वो आर्टिकल आया था, आपने देखा होगा सैटरडे की शाम को। तो अगर वो आपने आर्टिकल नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। और बाकी इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, ये सब कोर्सेज आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कूपन कोड दे रखा है, और कूपन कोड के बाद यहाँ पर इसकी फीस दे रखी है। आप एक एक करके इसको पढ़ लीजिएगा। और लेखपाल की टेस्ट वगैरह भी यहाँ पर चल रही है, आप इसको ले सकते हैं। 500 रुपए का डिस्काउंट इसमें चल रहा है। तो अब इसमें से कोई भी दिक्कत अगर आपको होगी तो इसके लिए आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पे, या फिर ऊपर वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे काउंसलर को। ठीक है, तो जो भी कोर्स लेना उस कोर्स का नाम लिख करके आप इसे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या फिर आप सीधे कॉल भी हमें कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लेंगे कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डी-कोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं।
यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डीकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROARO परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।